चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर आपका यूपीएसआई नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी वैकेंसीज रिलीज होने वाली हैं। बहुत ही जल्दी आपका यूपी पुलिस में कांस्टेबल के बैच आने वाला है, तो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी ध्यान से देखिएगा, आप सभी के लिए कैरियर बिल ऐप पर एक बैच आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको वैसे तो इंफॉर्मेशन होगी, अगर नहीं भी है तो हम बता देते हैं आपको कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका एक बैच है जो 25 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच में मैथ्स हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग अरुण सर पढ़ाएंगे, आप सभी बेहतरीन तरीके से सभी टीचर्स को जानते हैं। जीएस अभिषेक सर और उनकी जो टीम है वो आपको जीएस पढ़ाएगी और हिंदी आपको अरुण सर पढ़ाएंगे। तो ये सारे ही टीचर जो है मे भी आप सभी को जानते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की, या फिर टिल एग्जाम, अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो एग्जाम तक, और अगर आपका एग्जाम जल्दी नहीं होता तो 1 साल तक। वैसे एग्जाम जल्दी ही होने वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वैसे कोर्स की जो फीस है वो 1699 है, लेकिन आपका पहले अगर आप 30 नवंबर से पहले लेते हैं तो 1199 में आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 1199 में इस कोर्स को खरीद सकते हैं अगर आप 30 नवंबर से पहले इस कोर्स को खरीदते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले दिखाते हैं आज का पहला क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं। एक चीज समझ लीजिए कि पहले थोड़ा बता देते हैं कि यूपी कांस्टेबल में जो मैथ्स आता है वो बहुत ज्यादा नहीं आता कंपैरेटिवली रीजनिंग या अदर टॉपिक्स के। यूपी कांस्टेबल में जो आपका मैथ्स आता है वो अराउंड 20 मार्क्स आता है, 18 से 20, फिक्स नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस आपके इधर उधर हो सकते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में मैथ्स के पूछे जाते हैं। और उसका जो लेवल होता है, क्योंकि एग्जाम आपका कांस्टेबल लेवल का है, तो एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत बेसिक लेवल का आपका एग्जाम आता है। मैथ्स में आपका बहुत इजी पूछा जाता है, मैथ्स में कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बॉड मास का है, हिंदी में भागु जोग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, जिनको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ये वाला, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसमें भी सिंबल देखेंगे क्या क्या है, ये माइनस है, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले डिवीजन का सिंबल सॉल्व किया जाता है, यानी कि सबसे पहले आप 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, और फिर जो आएगा उसके बाद फिर आप माइनस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 26 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 13, और यहां 31 माइनस 13 इंटू 4 है आपका। तो ये 31 माइनस आपका हो गया 52, यानी कि ये वैल्यू हो गई -21। तो आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उस पूरे की वैल्यू कितनी है, -21 है। ये चाहो तो मन में भी कर सकते हो। अब -21 और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका ये माइनस और ये माइनस जुड़ करके आपका हो जाएगा +21, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 51। अब आप कह सकते हैं इस पूरे कोष्टक की जो वैल्यू है वो इस पूरे की वैल्यू है 51। अब इसकी वैल्यू 51 है, और 51 फिर माइनस होगा 35 से। तो 35 से आप 51 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, -16 आएगा। और अगर ये -16 पूरा है और जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड करेगी 48 को, तो 48 को आप डिवाइड करेंगे -16 से, तो आपकी वैल्यू -3। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बॉड मास का जब कभी भी क्वेश्चन आए, ठीक है, बॉड मास का कभी भी कोई क्वेश्चन आए
तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, कभी भी ज्यादा शॉर्टकट मत लगाइएगा। बॉडमास के क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाने में मोस्टली क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर शॉर्टकट लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, इसको सुकून से करो। बॉडमास में ज्यादा शॉर्टकट मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका पॉइंट्स में है, और पॉइंट के क्वेश्चन कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पॉइंट से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पॉइंट और फ्रैक्शन यानी भिन्न से ही डर लग जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट का ऐसा क्वेश्चन, इन सबको जोड़ना है तो कोई जोड़ने में कोई समझदारी नहीं है, हम ऑप्शन से हटाएंगे। ऑप्शन से आप पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखिएगा, यहां पॉइंट के बाद 3 है, यहां पॉइंट के बाद 4 3 है, और यहां पॉइंट के बाद 1 4 3 है, और यहां पॉइंट के बाद 0 1 4 3 है। ठीक है, ये देखिए, तो जहां पर पॉइंट नहीं है, जहां पर कोई नंबर नहीं है, उसको आप 0 लगा लेंगे। अब इसको ऐड करना आपके लिए बहुत इजी है, बाकी आप जानते हैं, बाकी जो नंबर है वो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट के बाद में ही आंसर आ जाएगा। जैसे ये आपका 3 हुआ, क्या सबके लास्ट में 3 है? जी हां। ये आपका 3 और 4 7 हुआ, क्या सबके लास्ट में 7 है? नहीं, ये नहीं है, तो ये हो गया गलत। ये 63, ये हो गया गलत। ये 83, ये हो गया गलत। ये बचा 73, यही आपका आंसर। आगे सॉल्व करने में कोई समझदारी नहीं है। आपको ये नहीं बताना है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप सबको जोड़ सकते हैं। जब आपको ऑप्शन में पता चल रहा है कि 2 ही पॉइंट को ऐड करने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, डन सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ 7/16 एंड 7/48। आपके सामने 2 भिन्न हैं, 2 फ्रैक्शन हैं, ध्यान से देखिएगा, उनको आपको जोड़ना है। 7/16 और 7/48, इन दोनों को जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ने में हमें नहीं लगता, ठीक है, हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। आप सीधे सीधे एलसीएम लेंगे, 48 होगा, ये आपका 14 और ये आपका 7, तो ये हो गया 21। सॉरी, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप सभी इसे बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एलसीएम आपका 48 हो गया, 16 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 21 और ये आपका 7, 28/48, 4 से ये 7 बार, 4 से ये 16 बार, तो 7/4 से ये आपका कितने बार हो जाएगा? 12 बार, 7/12, यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। बिल्कुल सफिशिएंट है निखिल, ठीक है। तो 7/12 सभी बेसिक क्वेश्चन है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, वेरी गुड टिंकू, हां कांस्टेबल में बहुत आसान आते हैं। कांस्टेबल का पेपर बहुत बेसिक लेवल का होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि सब बच्चे ना कर पाएं, बाकी सब आपके क्या होते हैं? इजी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बताइए, केवल 3-4 क्वेश्चन, केवल 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताएंगे एमएस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ 15, 25 एंड 35। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित होगी? ये क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये बोला है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 15 से 25 से 35 से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चे क्या कर लेते हैं? लेंदी कर लेते हैं।
जिन बच्चों को थोड़ा पता नहीं होता, एग्जाम से पहले सर सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल। अब जिन बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं होता वो बच्चे क्या करते हैं, वो इसको बहुत लेंदी कर लेते हैं, मतलब बहुत डिटेल प्रोसेस में करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। नॉर्मली आप क्या करते हैं, आपको यह पता है 15, 25, 35 से कंप्लीटली डिविजिबल है और वो मैक्सिमम 4 अंकों की संख्या है। तो आप नॉर्मली सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों का मासापा लेते हैं, HCF। ठीक है, HCF लेते हैं मासापा, और उसके बाद सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या मान करके उसे फिर इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसे माइनस करने के बाद ये आपका आंसर, लेकिन लेंथी हो जाता है। देखो, अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 15, 25 और 35 से डिविजिबल होना चाहिए और सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या होनी चाहिए, तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, वैसे नॉर्मली इन तीनों का HCF लेते हैं। HCF यानी कि मासापा, आप सभी अच्छे से जानते होंगे मासापा क्या होता है। ठीक है, तो जैसे 15, 25 और आपका 35 है, बच्चों वाला तरीका ये होता है कि आप तीनों का मासापा लेते हैं, 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अब 3, 5 और आपका 7 बच गया, यानी कि आप 5, 3, 5 और 7 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ऐसा करने पर आपका HCF आ जाता है। ये बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, और समझिए। लेकिन ये सब नहीं करना है आपको। HCF आप मन में भी ले सकते हैं कि सबसे पहले आप ऐसा नंबर जो तीनों के मल्टीप्लाई में आता हो, और वो हो जाएगा 175। 175 25 के मल्टीप्लाई में भी आता है, 15 के मल्टीप्लाई में नहीं आता, 175 नहीं होगा। 125 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो आप देखो क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। ऐसा नंबर जो 15 से कटना चाहिए, मतलब 3 इंटू 5 से कटना चाहिए। 25 मतलब पूरा 25 से कटना चाहिए। 35 मतलब 5 इंटू 7 से कटना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि इसे प्राइम नंबर में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ऐसा नंबर जो 25 से भी कटे, 3 और 5 से भी कटे, और 5 और 7 से भी कटे। तो 25 से कटने के लिए कंडीशन होती है लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए। देखिए सभी की सभी कट रही हैं, जी हां, तो 25 से सभी नंबर कट रहे हैं। 3 से कटने के लिए कंडीशन होती है डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, तो 9 भी 3 से कटता है, 9 भी कटता है, 7 और 5 12 भी कटता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को ही चेक करो, तो यह संख्या 25 से भी कट रही है, 3 और 5 15 से भी कट रही है। अब 7 से कटने के लिए अगर ये 7 से भी कट जाती है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, 2 और 9, 7 चौक 28, 1 और 7, 7 दूनी 14, 35 कट गया। तो ये एक ऐसा नंबर हो गया 9975 जो 25 से भी कट रहा है, जो आपका 3 से भी कट रहा है, जो आपका 7 से भी कट रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड टिंकू, बहुत बढ़िया। अतुल बहुत बहुत खूब। सौरभ, मैथ्स की कोई बुक नहीं लेनी है आपको, जो हम आपको शीट देंगे वही शीट आपके लिए सफिशिएंट है। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो हम शीट देंगे वो शीट पढ़िएगा, वो शीट आपके लिए सफिशिएंट है। लैपटॉप में कब आएगा, उसके लिए आपको जैसे ही आएगा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट देखिए, बताओ। 150, 225 और 375 का HCF कैसे बताया? देखो एक काम करो, जब कभी भी आपको यह पता करना हो कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट रहा हो पूरी तरीके से और लार्जेस्ट नंबर हो, तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर, उसके बाद चौथे। जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले ट्राई करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। और जैसे हमें ट्राई किससे करना है, 15 से, 25 से और हमें 35 से, इन तीनों से कटना चाहिए। देखो सबसे पहले 25 से चेक करना आसान है, अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, क्योंकि अंतिम 2 अंक सभी के 25 से कट रहे हैं, यानी कि ये सभी के सभी नंबर 25 से कट रहे हैं।
15 से कटने के लिए 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 5 से तो कट ही रहा है, 3 से कटने के लिए सभी अंकों को जोड़कर चेक करते हैं क्या वो 3 से कट रहा है। जी हां, ये 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 25 से भी। अब बच जाता है 35। 35 के लिए 5 और 7 से कटना चाहिए। तो 5 और 7 में 5 से तो कट ही रहा है, क्या ये 7 से भी कट रहा है? जी हां। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो आप इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे वो आपके ऐसे होने चाहिए कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, बस खत्म। अब ये देखो, अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका ये है कि 150, 225, 375 का मास आपा निकालना है, यानी कि आपको HCF निकालना है। अब बताओ क्या करने वाले हैं हम इसमें? बहुत बढ़िया विकास, आरती बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शिफाली, अनिल, शौकीन, योगेश, बहुत खूब। सबसे पहले आपको अगर इन तीनों का HCF निकालना है तो HCF निकालने में कोई समझदारी नहीं है। HCF होता है महत्तम समापवर्त्य, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो। तो पहले सबसे बड़ा ऑप्शन देखो 125। क्या 125 इसको काटेगा? जी नहीं, यानी कि ये HCF नहीं हो सकता। 75 क्या तीनों को काटता है? 75 से ये भी कटता है? जी हां। ये भी कटता है? जी हां। ये 3 बार कटता है? क्या ये भी कटता है? जी हां, 5 बार। तो 75 एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों कटते हैं, तो यही आपका HCF हो जाएगा। लेकिन आप में से कुछ महारथी ऐसे होंगे, वो कहेंगे सर 25 से भी तो कटेगा, अगर 75 से कट रहा है तो 25 से भी तो कटेगा। तो हमें क्या लेना है? जो हाईएस्ट हो। क्या लेना है? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर से ट्राई करना है, छोटे नंबर से ट्राई नहीं करना है। जब कभी भी HCF वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या कह रहे हैं अतुल आप? नहीं, केवल मैथ्स का अगर आपने कोई स्पेशल बैच लिया है तो मैथ्स स्पेशल लिया है किसी का भी, तो फिर कांस्टेबल के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको और सब्जेक्ट भी लेने हैं, रिवीजन करना है, तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आपने सारे सब्जेक्ट के स्पेशल बैच लिए हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कांस्टेबल का लेवल लो लेवल होता है और आप टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको ले सकते हैं। अब देखिए, बताओ which one of the numbers given below exactly divisible by 24? अभी बताया था हमने, ध्यान से देखिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? क्या आप 24 का पहाड़ा पढ़ के इसे डिवाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको यह पता करना है कि नंबर 24 से कट रहा है तो 24 को प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करो। ऐसे नंबर 2 में ही करो, जो 3 × 8, ऐसा नंबर जो 3 से भी कटे और 8 से भी कटे। ध्यान रहे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, जिसे को प्राइम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, मतलब ऐसा नंबर ना हो जो दोनों कट रहा हो किसी नंबर से, मतलब HCF 1 होना चाहिए। तो जो संख्या 3 से और 8 से कटेगी वो संख्या आपकी 24 से भी कट जाएगी। 3 से कटने के लिए अंकों को जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। देखो 4 और 4 8 और 1 9, ये तो कट रहा है 3 से। 4 और 7 11 नहीं कट रहा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो 2 और 8 10 और 8 18, ये 3 से कट गया। 5 और 6 11 नहीं कटता, हट गया। अब आप देखेंगे 3 कटता है, 9 कटता है, 6 कटता है, 7 और 4 11 नहीं कटता 3 से। तो 5 और 5 10 और 2 12 कटता है, 7 और 8 15 कटता है। ये आपका पूरा कट रहा है। देखो 5 5 10 2 12 3 के पहाड़े में आ गया, 8 और 7 15 3 के पहाड़े में पूरा कट गया। और वैसे भी 3 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, यही आपका आंसर। 8 से भी कटना चाहिए, चेक कर लो। क्या 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए? 8 से क्या 528 कट रहा है? जी हां, 8 × 48, 4 और 8 कट रहा है। तो ये चौथा नंबर ऐसा है जो 3 से भी कट रहा है और 8 से भी। वेरी गुड विजय, प्रिंस, गुरु, अमित, शिफाली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हां देखो, ये वैसे भी ना, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो ही टारगेटेड बैच होते हैं, क्योंकि
आपको अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं, कम पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो टारगेटेड बैच होते हैं। टारगेटेड बैच का मतलब ही यही होता है कि मिनिमम पढ़कर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले, यानी कि कम से कम पढ़ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो इस टारगेटेड बैच में बिल्कुल टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, वही जो एग्जाम में आएगा। देखो अभी एसएससी जीडी का एग्जाम टारगेटेड बैच आया था, जो पढ़ाया गया है उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा, सारा कुछ वहीं पर आ रहा है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनका रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ 164 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 32 इज 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर पार्ट। यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में बांटा जाए तो छोटे भाग का अनुपात, 32 और 9 के अनुपात में 164 को बांटोगे तो टोटल आपका 41 से डिवाइड करोगे, छोटा पार्ट 9 का मल्टीप्लाई, 41 41 से 4 4 इंटू 9 36, यही आपका आंसर। खत्म हो गया जी। कुछ होता ही नहीं इन क्वेश्चन में, कुछ होता ही नहीं। बस ध्यान रखिएगा पेपर इजी आएगा, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में उलझा सकते हैं, या जिसकी लैंग्वेज बड़ी होगी आप देखकर डर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं होगा। नेक्स्ट वीक आएगा सोवेंद्र। नेक्स्ट देखो, कुछ इतने आसान होते हैं जिसमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ क्वेश्चन दिखने में बड़े हो जाएंगे जिससे बच्चे देख करके छोड़ देते हैं। बस आपको इन्हीं चीजों से बचना है। ये देखो, in an entrance test one require 522 marks out of maximum 600 to qualify, what is the cutoff in percentage terms। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। हमें नहीं लगता कि 9 10th करने के बाद ऐसा एक भी बच्चा होगा जो परसेंटेज स्कोर ना निकाल पाता हो कि आपके कितने नंबर आए हैं परसेंटेज में। तो हम करते क्या हैं, ठीक है, कि हमें 522 नंबर्स मिले हैं आउट ऑफ कितने में से 600, तो 600 में से 522 कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया है। आंसर 87%। 6 8 जा 48, 6 7 जा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खत्म। राघवेंद्र, अंश, स्वाति, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथली कर सकते हैं, मतलब दम ही नहीं है क्वेश्चन में। हम आपको फिर बोल रहे हैं पूरे पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कट ऑफ डिसाइड करने के लिए लिए जाते हैं, थोड़े बहुत ऐसे दिए जाते हैं जिसमें थोड़ी सी लैंग्वेज होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, और वो भी इसलिए कि जो 2-4 बच्चे हों उनके लिए, जो थोड़ा सा डर करके उन्हें छोड़ देते हैं। अब देखो, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹1980 इन 5 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। खत्म। 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ₹1980 पर कितना ब्याज लगेगा। 792। सूर्य प्रताप सिंह, क्या आप सही हैं। विजय, ऑप्शन डी, क्या आप सही हैं। शिफाली, सूरज, सबका आंसर डी आ रहा है। अब्बासी, आदेश, देवेश, राघवेंद्र, आरती, बहुत बढ़िया। देखिए, आपका ₹1980 पर 5 वर्ष में 8%। देखो, 1 साल में आपको 8% मिलता है तो 5 साल में आपको 40% मिलेगा। क्वेश्चन में दम नहीं है, तो ₹1980 का 40% आपका कितना होगा आप सभी अच्छे से जानते हैं। 4 और 8 का मल्टीप्लाई लास्ट में 2 होगा, 2 इसी ऑप्शन में है, तो कैलकुलेशन करने में, दिमाग लगाने में कोई समझदारी नहीं है। ये बैच कब से बन रहा है? ये बैच आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 25 नवंबर से। हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी अराउंड 1 hours to 1 hour 15 minute होगी, 1 से सवा घंटे की क्लास होगी आपकी हर सब्जेक्ट की। आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलो महारथियों, अगला देखो, कितने आसान आसान से क्वेश्चन है।
The difference between a gain of 15% and loss of 9% is 768. What is the cost price? Under consideration here. 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। 15% का लाभ मतलब होता है 115%, 9% की हानि का मतलब होता है 91%। इन दोनों का अंतर का मतलब होता है आपका 24%, और इस 24% का वैल्यू दे रखी है 768 रुपए, और आपसे पूछा गया है कि उस वस्तु का लागत मूल्य। बच्चा भी जानता है कि 768 कॉस्ट प्राइस 24% की वैल्यू है, और आपसे कम कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100% पूछा है। अंतर की वैल्यू दे रखी है। आंसर आ चुका है। राज, आकाश, शिफाली, बहुत खूब। चंचल, प्रिंस, बहुत बढ़िया। हम सभी जानते हैं 24 तिया 72, 4 और 8, 24 दूनी 48, 3200 रुपए। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। 32,000 नहीं, 3200। मुझे नहीं, यूपीएसआई का तो एग्जाम चल रहा है, अब क्या बैच आएगा। और देखो, ये देखो महारथियों, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गईं। खिलौने का क्रय मूल्य बताइए। द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज ₹1800। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 15% वर ऑफर्ड ड्यूरिंग अ सेल। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? कई मेथड हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, एक नहीं कई मेथड हैं, कई मेथड हैं, बहुत सारे से कर सकते हैं। तो जो भी आपका एमआरपी है उस पर आप पहले 20% का डिस्काउंट देंगे तो 100 से 20% 80% प्राइस हो जाएगा। फिर 15% का डिस्काउंट देंगे तो 100 से 15 कम 85% होगा। ऐसा करने पर आपका एक खिलौने का अंकित मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि आपको एमआरपी ही दे दिया है। 1800 रुपए का पहले 20% डिस्काउंट देंगे, 80% लेंगे, फिर उसका भी 85%। खत्म। क्वेश्चन में दम नहीं है। 1 2 और 1 0 और भी काट सकते हैं, और ये 4/5, 5 से ये आपका 17। ठीक है, क्या सबकी डिजिट अलग अलग हैं? चेक कर लो। 8 चौक 32, 2 सत्ते 14, लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 यहीं पर आ रहा है, यही आपका आंसर। ऑप्शन बी। सॉल्व करने में कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, ऐसे ही आप इसे कर सकते हैं। बहुत खूब। राघवेंद्र, शिफाली, और कौन कौन है? चंचल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। विकास, अब्बास, सूरज। अगला देखें, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। 1 मिनट आप करिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने बोला था कि 1-2 क्वेश्चन आपको दिखने में बड़े दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, किसी ने किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशल बैच ले रखे हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर कंप्लीट मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए होता है तो इसके लिए टारगेटेड बैच आते हैं। प्राइस कितना है बता दिया जाएगा आपको। तोरशा स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹2250 while Trisha invested ₹2880 after a few months. If the end of 12 months profit is shared by Torsha and Trisha in the ratio 25:14, for how many months did Trisha stay invested?
तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में लाभ को तोरसा और त्रिशा ने इतने के अनुपात में बांटा तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया? केवल लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन में तो दम नहीं है। आप जानते हैं कि इसने इन्वेस्ट किए हैं 2250 और इसने इन्वेस्ट किए हैं 80 को 2880। इसका टाइम है 12 महीने, इसका टाइम नहीं पता। कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी और समय का मल्टीप्लाई करने से लाभ का अनुपात आ जाता है 25-24। हमें नहीं लगता कि एक सिंगल बच्चा भी ऐसा होगा अब जो इसमें नहीं कर सकता इसे नहीं कर सकता। खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। 25 से ये आपका हो जाएगा 9 बार, 9 से ये कट रहा है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 और आपका यहां 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 4 से 3 बार, टी बराबर आपका 9 मंथ्स। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन करा देंगे, 10 भाई बहुत आराम से हो जाएंगे। जो पढ़ाएंगे आराम से करो, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, 10 के होंगे। चलो नेक्स्ट देखो, तो दिखने में बड़ा है, क्वेश्चन में दम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वन मॉर्निंग वैदेही साइकिल्ड फ्रॉम हर हाउस टू हर ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 15, but owing to heavy traffic could return from her office at 10. What was the average speed of two-way trip? एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 की गति से गई, लेकिन अधिक यातायात के कारण वापसी में 10 की स्पीड से आई। तो औसत गति, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप कोई दूरी जाते हैं 15 की गति से और अगर वही दूरी लौटते हैं 10 की गति से, तो वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि अगर जाने की गति x हो, आने की गति y हो और दूरी एक ही हो, तो औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड, वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो क्योंकि दो अगर डिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा डिस्टेंस है तो फॉर्मूला हमें छोड़ना पड़ता है। 25 से ये 6 दूनी 12, यही आपका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विकास, शुभम, संजीत, सिफाली, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यूपी कांस्टेबल का टाइम आपका जल्दी ही बता दिया जाएगा, कैसे कैसे चलेगी क्लासेस, किसका टाइम क्या रहेगा। ये देखिए, x अनुपात y समानुपात 5 अनुपात x। यहां ये कहा है x अनुपात 9 समानुपात, ये समानुपात का सिंबल होता है 5 अनुपात y। देखो वैसे तो ये बाहर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है। तो x इंटू वाई 9 इंटू 5 45 होगा। किसके बराबर होगा? 45। लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x और 9 का जो अनुपात है वो बराबर है 5 और y के, तब भी ऐसे डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले जो नंबर होते हैं उसका मल्टीप्लाई बीच वाले नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। विजय, वैभव, राघवेंद्र, संजीत, बहुत खूब, शुभम, खत्म, कुछ ही नहीं। 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स रहती है, 3 मंथ्स के अंदर आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम जल्दी होगा तो चिंता मत करिएगा, एग्जाम से पहले सिलेबस आपका खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, what would be the interest occurred in 2 years if rupees 800 is invested at 10% compound interest? 800 रुपए को 10% की वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो अर्जित ब्याज की दर क्या होगी? देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अभी हम आपको सबसे जो आपको नॉर्मली बच्चों को पता होता बता देते हैं कि 2 साल में 10% से जो ब्याज मिलेगा वो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। लेकिन 2 साल तक ही ठीक होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये 2 साल का ही है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं, 800 रुपए का 21% और आंसर आपका 168। लेकिन हम आपको दूसरे तरीके से कराएंगे
जब 3 साल हो या कुछ अलग सा हो वो हम क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये नॉर्मल तरीका है जो आपको पता होता है, तो हमने इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी कोई तरीका जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन से ऊपर कुछ नहीं होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक दे दिया, दिखने में बड़ा है, दिखने में बड़ा है, तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको, उसकी वजह से कट ऑफ में आधे बच्चे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे अलग हो जाते हैं। इन्हें वही कर पाते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक से बच्चे होते हैं, बाकी मोस्टली पेपर इजी आएगा। 9 pipes are attached to a tank of which some of emptying and some are filling. Each filling pipes can fill tank in 24 hours, while emptying pipe can empty the fully tank in 18 hours. If the tank is full and all the pipes are opened simultaneously, the tank is emptied in 9 hours. The number of emptying pipe is 9 पाइप एक टैंक में जुड़े हैं, जिसमें से कुछ पाइप टैंक को खाली करते हैं और कुछ टैंक को भर रहे हैं। भरने वाला पाइप 24 घंटे में, जबकि खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर देता है। टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है, सभी पाइप को खोलने पर 9 घंटे में खाली हो जाता है। अब दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यही 3-4 क्वेश्चन होंगे जो आपको बस समझने हैं, बाकी पूरे सेट में कुछ होता नहीं। तो भरने वाला 24 घंटे में, खाली करने वाला 18 घंटे में। पहले तो ये समझो, भरने वाला पाइप 24 घंटे में भरता है, 18 घंटे में खाली करने वाला खाली करता है। तो एलसीएम 72, ये 4 और ये 3, लेकिन खाली करता है तो माइनस। टोटल 9 पाइप हैं, और उसने जो हमसे पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है खाली करने वाले पाइपों की संख्या। तो खाली करने वाले पाइप हम अगर मान लो x मान लेते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 9 माइनस x, क्योंकि 9 पाइप हैं, तो 9 में से अगर x भरने वाले हैं तो खाली करने वाले 9 माइनस x हो जाएंगे। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ये इजी हो जाता है। तो अब इसने हमसे ये कहा है कि ऐसा करने से पूरा टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। कितने घंटे में खाली हो जाता है भाइयों? 9 घंटे में। अब बताओ, 1 घंटे में ये 4 के हिसाब से इतने पाइप कितना भरेंगे? एक पाइप भरता है 4 लीटर, पाइप है 9 माइनस एक्स, कितना भरेंगे? इतना भरेंगे। एक पाइप 3 लीटर खाली करता है, एक्स कितने खाली करेंगे? 3 इंटू एक्स, यानी कि इन्होंने इतना खाली कर दिया। 1 घंटे में इसने इतना भरा, 1 घंटे में इसने इतना खाली करा। अब बोल रहा है कि 9 घंटे में पूरा खाली कर देंगे। अगर इसको 9 घंटे चलाते हैं तो पूरा खाली कर देंगे 72, खाली कर देंगे मतलब माइनस में। खत्म, खत्म क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है। महारथियों, ओके ठीक है महारथियों, अब इसमें कुछ नहीं है। क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा ही कराते हैं हम आपको, लेकिन ये आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट तो आपको वैसा ही कराना है जो आपका आता है। हर बार बच्चे कहते हैं इस बार आई हो रहा है, कभी आई नहीं होता। जीडी में भी देखा आपने, ये हो गया आपका -8, तो ये आपका हो गया कितना? 36 माइनस 4x। हमने उल्टा लिख दिया, ये 24 और 3। अरे भाई ये उल्टा लिख दिया, इसे सही करो। 24 तिया 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। तो 3 के हिसाब से 39 माइनस एक्स और 4 के हिसाब से 4x। खत्म हो गया, ठीक है। तो ये 27 माइनस 3x माइनस 4x बराबर -8। तो ये -7x बराबर आपका हो जाएगा -35 और x बराबर आपका हो गया 5। तो 5 पाइप ऐसे हैं जो आपके भरने वाले हैं। चलो, तो ऐसे आपको पूरे सेट में 15-20 क्वेश्चन आप कहते हैं, 20 के आप सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये 3 से 4 क्वेश्चन ही कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ऐसे थोड़े बड़े क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं, बस देखो। और देखो महारथियों, ये देखो ऐसा क्वेश्चन आजकल देखो आ रहा है, थोड़ा दिखने में एलसीएम बड़ा सा लगता है बच्चों को, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सार्थक कैन फिल अ सैंड पिट विद अ सैंड इन 14 डेज। पहला वाला 14 डेज में फिल कर देता है। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। ठीक है। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर देता है। मतलब ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये पाइप्स एंड सिस्टम हो गया। ये भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है। तो खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो कितने दिनों में भर जाएगा?
देखो अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है कि ये एलसीएम थोड़े टफ से आ गए। टफ नहीं है एलसीएम, कहीं से टफ नहीं है, हमने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आप उनका एलसीएम लो जो इजी हो। 14 और 35 का पहाड़ा कहां पर मैच करता है? 70। अब 70 और 12 का एलसीएम लेना आपको टफ होगा। देखो 14 और 35 का एलसीएम तो ले सकते हो, 35 दूनी 70, 14 के पहाड़े में आता है। तो 14 और 35 का एलसीएम हो गया 70, 70 और 12 का एलसीएम आपको लेना है। 70 और 12 का एलसीएम अगर आपको लेना है तो बताया था आप रेशियो में कन्वर्ट करो, 2 से ही कटेगा 35 और 6 बार। अब हम बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इधर चाहे इधर, वही आपका एलसीएम होगा। एलसीएम हो गया 420। खत्म क्वेश्चन। अब बच्चे कहते हैं कि एलसीएम टफ आ गया था। टफ नहीं है। 14 से ये 30, 35 से ये आपका कितने बार? 12 बार, और 12 से ये 35 बार। ये खाली कर रहा है तो माइनस आपका 42 से 35 माइनस हुआ 7, और 420 को 7 के हिसाब से दिन कितने लगेंगे? 60 डेज। यही आपका आंसर। हमने बताया कभी भी बड़े नंबर आए, अजीब से नंबर आए, तो आप क्या करें, पहले जिनका निकाल सकते हो उनका निकालो, और उसका फिर बचे हुए नंबर से रेशियो निकाल करके सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेवा खत्म करो। ठीक है, बिल्कुल। विराट क्या हो गया? यूपी पुलिस का भाई पार हो जाएगा। देखो हम अपना काम कर सकते हैं, आपको अपना काम करना है। जहां भी एक आदमी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा, पेपर में दिक्कत हो जाएगी। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि हम अपना काम अच्छे से करेंगे, लेकिन क्या आप अपनी गारंटी ले सकते हैं कि क्या आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम आपको बताएंगे? और क्या आप पढ़ेंगे? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पहले तो बहुत जोश होता है, फिर बाद में जोश ठंडा हो जाता है। तो आपको यह भी डिसाइड करना है कि क्या आपके अंदर वो जोश है जो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा ना हो 2 दिन तो इतना पढ़ो कि बस आज ही सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे पढ़ो कि कभी जिंदगी सिलेक्शन लेना ही नहीं है। तो अगर आप पढ़ सकते हो, आप में हिम्मत है, तो हम गारंटी लेते हैं। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको पेपर में एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यह डिसाइड करना है कि आप पढ़ सकते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब देखो, मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 10.5 घंटे में तय करता है। तो शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे? यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को ऐसा कंफ्यूज कर सकता है। देखो दूरी बराबर है, और दूरी जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड वो धारा के साथ था, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम लग रहा है 7.5 घंटे। तो स्पीड इनटू टाइम दूरी हो गई। ये आपकी क्या हो गई? जाने की दूरी। आने की दूरी क्या होगी? स्पीड अप स्ट्रीम u, और टाइम आपका 10.5, ये आने की दूरी। जाने और आने की दूरी बराबर है, तो यहां से आप d और u का रेशियो निकाल सकते हैं 10.5 और 7.5, यानी कि 7 और 5 का। तो d की वैल्यू अगर 7 है तो u की वैल्यू कितनी है? 5 है। आपसे वो कहा है दोनों तरफा यात्रा करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछा है, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस आपकी ये है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ये लोगे तो d की जगह 7 लिखोगे, u की जगह 5 लिखोगे तो दूरी आ जाएगी। तो 7 × 7.5 ये आपकी दूरी होगी एक तरफा। लेकिन दोनों तरफा की बात कर रहा है तो × 2 करेंगे। अब आपको क्या चाहिए? स्पीड। और स्पीड किसमें कही है? शांत पानी में। शांत पानी में मतलब बोट की स्पीड। और बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? अगर हमें डी और यू की स्पीड पता है तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, यानी कि 6। और बोट की स्पीड 6 है तो क्वेश्चन हो गया खत्म। खत्म हो गया महारथियों। 2 से 3, 3 से 2.5, 2.5 7 का करोगे तो 17.5, 17.5, यही आपका आंसर ऑप्शन सी। तो पूरे सेट में 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक मिलेंगे, 2 से 3 या 4 मान लो, उन्हें कर लिया खत्म। और 7-8 क्वेश्चन इतने ज्यादा आसान मिलेंगे, इतने ज्यादा आसान मिलेंगे कि उसमें बिल्कुल दम ही नहीं होगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कांस्टेबल वाले बच्चों के हिसाब से फिर भी ठीक है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, वो जितनी दूरी जाता है उतनी ही दूरी लौटता है। तो दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड डी, टाइम आपका ये हो गया, स्पीड यू, टाइम आपका ये हो गया। अब यहां से डी और यू का रेशियो आ गया 7 और 5। तो डी की वैल्यू या यू की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो कि डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस निकाल ली। दोनों दूरी जाने आने का टाइम पूछा है तो × 2 कर दिया। अब उसने कहा शांत जल में, शांत जल में मतलब बोट की स्पीड से। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, खत्म।
और ये आपका मैथ्स का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका फिर रीजनिंग स्टार्ट होगा। मैथ्स हर बैच में बेसिक सही होता है, वो कहने वाली बात नहीं है। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर आवर है 9 सेकंड में खंबे को पार करती है और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखो, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी दूरी चलती है, यानी कि ट्रेन जो है वो अपनी दूरी जो है वो 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी के साथ खंबे की दूरी भी चलती है और वो चलती है 29 सेकंड में। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि अपनी दूरी 9 सेकंड में, अपनी और प्लेटफॉर्म की दूरी 29 सेकंड में। अगर आप दोनों का अंतर कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी जो है वो 20 सेकंड में पार करती है। और अगर आपको प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है, वो पता है 20 सेकंड में पार करती है, स्पीड पता है, तो क्या आप वो दूरी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड है 67.5 किलोमीटर पर आवर्स में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, और टाइम आपका कितना है? 20 सेकंड। बस 0 से पॉइंट हटा, 2 से 9, 9 से ये 75 इंटू 5 यानी कि 375, और यही आपका आंसर, यही आ रहा है आपका। लास्ट में 5 से भी कर सकते थे। अब बताइए, चलिए, तो ये आपका रहा सेशन। 1 मिनट इसे नोट कर लो, किसी को करना हो तो। ठीक है, तो महारथियों, ये आपके 18 से 20 क्वेश्चन है, फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 19 आए, 20 आए, 18, थोड़ा रीजनिंग मैथ्स मिक्स आता है। तो मैथ्स और रीजनिंग में से रीजनिंग कंपैरेटिवली ज्यादा आता है, मैथ्स कम आता है। बैच के बारे में एक बार आपको और इन्फॉर्म कर देते हैं बैच के बारे में, कि बैच जो है वो आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। टारगेट बैच है, मतलब टू द पॉइंट होगा। यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ्स हम पढ़ाएंगे, रीजनिंग अरुण सर पढ़ाएंगे, जीएस अभिषेक सर और उनकी टीम पढ़ाएगी, और हिंदी आपके अरुण सर पढ़ाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। बाकी हमें उम्मीद है आप सभी टीचरों को अच्छे से जानते होंगे, कोई भी टीचर नाम देने वाली बात नहीं है। और इसका जो प्राइस है वैसे 1699 है, लेकिन 30 नवंबर तक शाम 7 बजे तक आप लेते हैं तो ये 1199 में आपको मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल अनुभव, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका जो बैच होगा बिल्कुल बेसिक से होगा। और फिलहाल आज की सेवा आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। बेसिक से होगा, इसके बारे में 1% भी सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से होगा, आप फ्रीली उसकी टेंशन ना लें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।